जजेस जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, उन जजेस को है वो भी आइन के खिलाफ निकाला जाए और किया उनको एक तरह से सिस्टम से निकाला जाए। कैसे 27th अमेंडमेंट हमारी डेमोक्रेसी को अफेक्ट करती है, कैसे एज सिटीजन्स हमारी जिंदगियों को अफेक्ट करती है। फलक सहर विल इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट एंड थैंक यू सो मच। Over to Falak. My name is Falak Sahar and I have the honor of moderating today's session. And with us today we have Ma'am Rida Hussain. She's a barrister and advocate High Court. She also writes for newspapers like Dawn, Al Jazeera and the News for like legal and constitutional matters. So she's also a permanent member of Women in Law Initiative Pakistan. And so I'll start by thanking Ma'am. Ma'am, thank you so much for joining us. And I'll start with the questions related to the 27th Amendment. So, ma'am, my first question is related to the constitutional problem. What was left in the Constitution that was to be addressed through 27th Amendment? Basically, was there any gap left in the Constitution already? Because हमारे पास देखते हैं हम 26 amendments आ चुकी हैं अभी तक पाकिस्तान में Constitution के अंदर. So, was there anything left जिसके लिए 27th Amendment जरूरी थी? Assalamu alaikum everyone. Thank you Falak and thank you to everyone at Awamistan for having me. I think ये काफ़ी important है कि इस तरह की discussions हों। फलक, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मगर मुझे लगता है कि जब हम 27th अमेंडमेंट की बात करते हैं या किसी भी आइनी तरमीम की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है प्रोसीजर, कि आइनी तरमीम पास करने का प्रोसीजर क्या है, और फिर जो सेकंड स्टेप है वो है सब्सटेंस। अब हमारे आइन में जो प्रोसीजर दर्ज है उसके मुताबिक 2/3 majority of both houses of parliament has to pass a constitutional amendment. This can be contrasted with ordinary legislation जिसके लिए simple majority, but for constitutional amendment एक 2/3 majority की requirement है। और अगर हम बात करें लास्ट टाइम जब इतनी एक्सपेंसिव अमेंडमेंट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तब हुई थी जब 18वीं तरमीम लाई गई आइन में, जब काफ़ी चेंजेस आइन में लाई गई। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे 18वीं तरमीम लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उस वक्त एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन थी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी की तकरीबन कोई 60 या 70 तो मीटिंग्स हुई थी। उन्होंने पब्लिक से प्रपोजल्स मांगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्ट था वो पब्लिक किया, पब्लिक से प्रपोजल्स मांगे, और एक पूरा प्रोसेस हुआ। और जो 18वीं तरमीम के टाइम पे प्रोसेस हुआ था उसको तकरीबन कोई 9 महीने लगे थे इस पूरे प्रोसेस को। जैसे 26वीं तरमीम पास हुई और 27वीं तरमीम पास हुई, उनमें तो प्रोसीजरल भी बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं, क्योंकि जो 27वीं तरमीम है वो तो एक हफ्ते के अंदर ही सेनेट और नेशनल असेंबली ने पास कर दी। अगर हम बैन अल-अक़वामी कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि साउथ अफ्रीका का आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पे तो उधर की अदालतें लॉज को इस बेसिस पे स्ट्राइक डाउन कर देती हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हुई, आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं की, मुशावरत नहीं की। और जब हम एक पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं तो एट इट्स हार्ट इज पार्टिसिपेशन, प्रपोजल्स, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो जब हम 26वीं तरमीम की भी बात करते हैं और 27वीं तरमीम से अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो एक प्रोसेस है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का, वो हमें नज़र नहीं आता। और तो जो चैलेंजेस भी हुए हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के जो अदालत में पेंडिंग है, उनमें एक प्रोसीजरल पॉइंट भी लिया गया कि जिस तरीके से इन अमेंडमेंट्स को पास किया गया है वो आइन के स्पिरिट के खिलाफ है। जो आपने बात की कि क्या किया गया है इस अमेंडमेंट से और क्या गैप था, जो मेन चीज़ है, हम कोर्ट्स की बात करेंगे, अदालती निज़ाम की बात करेंगे, जो वन ऑफ द मेन थिंग्स इज़ कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की गई है। और इस वफाकी आइनी अदालत का जो पहला चीफ जस्टिस है वो वज़ीर आज़म ने मुकर्रर किया है। जो वफाकी आइनी अदालत के पहले सेट ऑफ जजेस हैं वो भी वज़ीर आज़म ने मुकर्रर किए हैं पहले चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन में। और सदर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, बट वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड जजेस हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पहले बैच ऑफ जजेस हैं इस वफाकी आइनी अदालत के, वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड जजेस हैं। और जो ये वफाकी आइनी अदालत कायम की गई है, ये अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, क्योंकि जो 27वीं तरमीम है उसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो इस आइनी अदालत पे बाइंडिंग नहीं होंगे। तो जो काफ़ी सालों से हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट सेट हुआ
है वो इस वफाकी आईनी अदालत को पाबंद नहीं करेगा। तो आपका जो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, जो कॉमन लॉ सिस्टम है, उसको भी आपने इस तरमीम से अफेक्ट किया है। और जैसे मैंने कहा कि जो पहले सेट ऑफ जजेस हैं वो क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड है, मेरे लिए तो ये एक बहुत आपने डेंजरस ट्रेंड सेट कर दिया कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड जजेस को आपने ये इख्तियार दे दिया है कि वो अदालत उज़्मा की जजमेंट्स को ओवरटर्न भी कर सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय दोज जजमेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर कोई अदालत उज़्मा का फैसला है, बेशक वो 15 मेंबर बेंच ने दिया हो, 17 मेंबर बेंच ने दिया हो, वो इस वफाकी आईनी अदालत को पाबंद नहीं करेगा। और तीसरी अगर अहम चीज़ है एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आईनी जुरिस्डिक्शन है उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आम सिविल क्रिमिनल मामलात सुनेगी, मगर जो आईनी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको आपने लार्जली ख़त्म कर दिया है। और हमारे मुल्क में हमने काफ़ी दौर देखे हैं जिनमें फ़ौजी आमरीत भी आई है, और किसी डिक्टेटर ने भी ये काम नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आपने आईनी जुरिस्डिक्शन ही ख़त्म कर दी है। मगर इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की आईनी जुरिस्डिक्शन भी ख़त्म कर दी है। और जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की आईनी जुरिस्डिक्शन, ये उस जुरिस्डिक्शन की मैं बात कर रही हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी होती है वो केसेस सुनते हैं, अवाम के मफाद के जो केसेस हैं वो केसेस सुनते हैं। तो ये सब वो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहले सुनती थी, मगर अब आपने ये इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को दे दिया है। और जब हम बात करते हैं अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो केसेस होते हैं काफ़ी, वो हुकूमत के ही खिलाफ होते हैं कि हुकूमत ने आपके फंडामेंटल राइट्स पे इन्फ्रिंज किया है। तो जब आपकी एलिगेशन ही हुकूमत के खिलाफ है, तो हाउ कैन अ कोर्ट दैट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव जज फेयरली, हुकूमत अपने ही मनपसंद जजेस उस अदालत में लगाएगी, और फिर उन्हीं के सामने आप हुकूमत के खिलाफ जब केसेस करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो अदालत गैर जानिबदार फैसले कर सकती है, क्या वो अदालत आज़ाद फैसले कर सकती है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे हुकूमत खुद एक पार्टी होती है और हुकूमत ने अपने आप को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जजेस लगा सकें। तो मेरी नज़र में तो जो बिल्कुल भी कोई नीड नहीं थी। और अगर आप नीड की बात करें, जो मौक़िफ़ हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी अदालत में पेंडेंसी बहुत है, इसलिए हम ये आईनी तरमीम लाएं। जो अक्सरियत है केसेस की वो तो लोअर जुडिशरी में है। लोअर जुडिशरी के लिए हुकूमत कोई रिफॉर्म नहीं लाई, उन्होंने टॉप जुडिशरी जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है कंपेयर टू जो आपकी लोअर अदालतें हैं, लोअर जुडिशरी के लिए रिफॉर्म नहीं लाए। जो आला अदालतें हैं उनके लिए रिफॉर्म लाए हैं और प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये पेंडेंसी का मामला है। तो आई एम सॉरी बट जो हुकूमत की तरफ से जो एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं उनमें कोई वजन नहीं है, क्योंकि पेंडेंसी अगर आपने डील करनी है तो आप उन केसेस को डील करें, उन अदालतों को डील करें जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं। और आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि एक और जो पोजीशन हुकूमत की तरफ से आ रही है वो ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में साइन हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी वफाकी आईनी अदालत का तस्वुर था। तो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उसका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाएगी वो 6 साल के लिए कायम की जाएगी। तो इसको एक परमानेंट फीचर इन्विजन नहीं किया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है वो एक टेम्पररी मेजर थी। दूसरा ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुशर्रफ के दौर में साइन हुई थी, उस वक्त साइन हुई थी जब फौजी आमरीत थी, जब जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया था। तो अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का टेक्स्ट पढ़ें उसमें बार बार ये लिखा हुआ है कि उस जज जिसने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया है वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मकसद ये था कि एक आज़ाद अदलिया को वजूद में लाया जाए। उन जजेस जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, उन जजेस जिन्होंने एक डिक्टेटर के इक़दामात को वैलिडेट किया, उनको एक तरह से सिस्टम से निकाला जाए और एक आज़ाद अदलिया वजूद में आए। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी थी वो ये थी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो उसी
तरह होगी जिस तरह आला अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। जैसे मैंने शुरू में कहा, इस अदालत के जो पहले सेट ऑफ जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगी, तो जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इन्विजन था उससे कंसिस्टेंट नहीं है। तो मेरी नज़र में जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो भी आइन के खिलाफ है। और जब आप इस तरमीम की सब्सटेंस भी पढ़ते हैं तो नज़र ये आता है कि एक एफर्ट है एग्जीक्यूटिव की तरफ से कि वो आज़ाद जजेस को अपने काबू में ले लें, कि वो एक हुकूमत जो है वो एक आज़ाद अदलिया जो है उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दे, हुकूमत के ताबे कर दे, और एक ऐसी अदालत वजूद में ले आए जो जहाँ पे उनको अपनी पसंद के फैसले वो ले सकें। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, जैसा आपने बोला कि एफसीसी को एक सुपीरियर कोर्ट बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर उसे जुडिशियल फोरम का हेड बना दिया गया है एफसीसी को। सो ये एससी की पावर्स को ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है, एफसीसी की फॉर्मेशन। ये नॉर्मल एवरेज सिटीजन्स को किस तरह अफेक्ट कर रहा है, ये वाला जो जुडिशियल रिफॉर्म आया है 27th अमेंडमेंट में? जनरल सिटीजन जो हमारी अपील का फोरम होता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे लास्ट अपील ऑफ फोरम थी पहले, तो उसको किस तरह अफेक्ट कर रहा है? जनरल सिटीजन के लिए क्या मसले पैदा हो रहे हैं इससे? देखिए फलक, जब हम बात करते हैं जनरल सिटीजन, आप और मैं अगर हम बात करें, अगर हमने कोई मुकदमा लेके जाना है तो हम चाहेंगे कि हम ऐसी अदालत में जाएं जो एक आज़ाद अदालत हो, जहाँ पे जजेस आज़ादी से फैसले दे सके और उन्हें ये ना लगे कि अगर हम कोई फैसला दें जो हुकूमत को पसंद ना आए या हुकूमत के खिलाफ हो, कि उनमें खौफ पैदा हो। तो जब भी कोई भी सिटीजन किसी अदालत में जाएगा वो यही चाहेगा कि हम एक आज़ाद अदलिया के पास जाएं। जहाँ तक कि मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट की आपने आइनी जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर दी है, तो जब कोई आइनी केस है, कोई आइनी नौयत का मामला है, जब उसकी अब अपील भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो मेरी नज़र में वो चीज़ है जो हर पाकिस्तानी शहरी को अफेक्ट करते हैं, इस तरमीम में उन्होंने ये भी डाल दिया है कि वो एक जज को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मुंतकिल कर सकते हैं उनकी रजामंदी के बगैर। और अगर एक जज जो है वो अपनी कंसेंट ना दे ट्रांसफ़र के लिए, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस जज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। और ये भी मेरी नज़र में बिल्कुल एक जो प्रिंसिपल है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, उसके खिलाफ है। आप जज को कह रहे हैं कि अगर आप इस फैसले की रजामंदी ना दें तो हम आपको हटा भी सकते हैं, और ना सिर्फ हटा सकते हैं मगर हम आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करेंगे। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जजेस के एहतसाब के लिए बनाई गई है। तो जो प्रीवियसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो केसेस चलते थे जो मिसकॉन्डक्ट के हवाले से होते थे, अगर किसी जज ने करप्शन की है तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको ट्रांसफर करें और आपने ट्रांसफर का कंसेंट नहीं दिया या रजामंदी नहीं दी, तो फिर भी हम आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आपके खिलाफ एहतसाब की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगी और एक जज को हटाया भी जा सकता है। तो हाई कोर्ट लेवल पे भी आप एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो जजेस की तैनाती के हवाले से बॉडी है, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब 5 मेंबर्स का ताल्लुक हुकूमत से है। तो अगर आप 27वीं तरमीम का टेक्स्ट पढ़ें तो लॉ मिनिस्टर, अटर्नी जनरल, एक सेनेट से हुकूमत का मेंबर, एक नेशनल असेंबली से हुकूमत का मेंबर, और फिर एक 5वां मेंबर जो है वो स्पीकर नामजद करेंगे। तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है जो स्पीकर नामजद करेंगे। तो जुडिशल कमीशन में भी 5 मेंबर्स का ताल्लुक अब हुकूमत से है। और जजेस को आपने जो है उनका रोल कम कर दिया है, और जजेस को माइनॉरिटी में आप एक्सेंशली ले आए हैं जुडिशल कमीशन में। तो उस प्रोसेस में भी एग्जीक्यूटिव ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है। और जो जहाँ तक जजेस की ट्रांसफ़र की बात है, एक जज को जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब हुकूमत के मेंबर्स उस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होंगे कि क्या एक जज को ट्रांसफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो नहीं रजामंदी देते तो फिर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो जब एक जज को पता है कि हुकूमत के मेंबर्स के वोट्स के बुनियाद पे मुझे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो उनमें आप एक तरह से एक खौफ पैदा कर रहे हैं कि देयर विल बी अ स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर देयर हेड, कि अगर हुकूमत को हमारा कोई फैसला ना पसंद आया या हमने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे दिया, तो हुकूमत के मेंबर्स कहेंगे कि इसको इस जुरिस्डिक्शन से ट्रांसफर करके किसी और जुरिस्डिक्शन भेज दें। और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के भी हवाले से जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन अब एग्जीक्यूटिव की आपने उसमें
ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कर दी है। पॉलिटिकल जो अपॉइंटीज हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, उनकी आपने एक ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कर दी है। तो जब हम जजेस की तैनाती की भी बात करते हैं, उसमें भी आपने पॉलिटिशियंस का जो रोल है उसको बढ़ा दिया है। यस मैम। ऑल्सो मैम, जो जैसा आपने बोला कि गवर्नमेंट को उन्होंने ज्यादा जुडिशियल कमीशन में एक रैंक दे दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द जुडिशियल कमीशन एज वेल। सो व्हाट डू यू थिंक कि सेपरेशन ऑफ पावर को के कॉन्सेप्ट को ओवरथ्रो किया इस अमेंडमेंट ने? ऑल्सो के जिस तरह जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनाइजिंग ऑल द लॉज एंड द एग्जीक्यूटिव एज वेल, सो पार्लियामेंट को जुडिशरी से अपर हैंड दे दिया गया इस 27th अमेंडमेंट में। फलक, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा आपको यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस सुना जिसमें जो चैलेंज था वो ये था कि सिविलियंस का आप फौजी अदालत में ट्रायल नहीं कर सकते, और सिविलियंस का सिर्फ आम अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल आर्टिकल 10A राइट टू अ फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस के खिलाफ है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस थे, 5 मेंबर बेंच थे, जिन्होंने इस पिटिशन को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने वो कानून स्ट्राइक डाउन किया जिसमें लिखा गया कि सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वो अयूब खान के दौर का कानून था, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर जब 26वीं आईनी तरमीम आई, बेंच के जो जजेस हैं, अभी रोल था कि किन जजेस को जुडिशल कमीशन में बिठाया जाए। कोई क्राइटेरिया नहीं था जो हुकूमत फॉलो कर रही थी या जो जुडिशल कमीशन फॉलो कर रही थी, बस उन्होंने अपने जजेस लगा दिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और फिर हमें नजर आया कि ये जो डिसीजन था जिसमें लिखा गया था कि सिविलियंस की फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकते, उसको ओवरटर्न किया गया, और उन्होंने मंजूरी दे दी, और वो जो लॉ है उसको वापस रीइंस्टेट कर दिया, जिसके तहत सिविलियंस के अब फौजी अदालत में ट्रायल हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये केस एक बहुत वाज़ेह एग्जाम्पल है कि जब आप एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल दे देते हैं अदालतों में, फिर उसका क्या नतीजा होता है। दूसरा ये कि जो रिजर्व सीट्स का केस था, वो भी मुझे लगता है हर शहरी को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन के हवाले से है। और उस केस में भी नुक्ता यही था कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो एक पार्टी की जनरल सीट्स के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। और उस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया था, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको अपनी रिजर्व सीट्स का इंटाइटलमेंट है, और जो बाकी पार्टी उनमें ये रिजर्व सीट्स नहीं बांटी जा सकती। उसके बाद फिर जो आईनी बेंच था जो 26 ओवरटर्न कर दिया, जो पीटी और हुकूमत दे, अगर आप एक ऑब्जेक्टिव भी एनालिसिस करें, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बना था, उन्होंने हर मेजर केस में हुकूमत के हक में फैसला दिया, चाहे वो फौजी अदालत का केस हो, चाहे वो रिजर्व सीट्स के फैसला हो। दोनों जजमेंट्स में उन्होंने हुकूमत के हक में फैसला दिया। और फिर ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से भी एक केस था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने सुना जा रहा था। लाहौर से एक जज थे जो लाहौर में सीनियरिटी लिस्ट पे 15 नंबर पे थे, उन्हें ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगा दिया। उसको भी चैलेंज किया गया कि आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस एक जज को ले गए हैं जो यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट पे 15 नंबर पे थे, और इस्लामाबाद में आपने उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया है। उस हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जिस्टिंग सीनियरिटी को आपने डिसरप्ट कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई है, ये आइन के खिलाफ है, जो ट्रांसफर प्रोविजन है उसके खिलाफ है। और उन्होंने तो ये कहा कि ये ट्रांसफर इसलिए किया गया है क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। और उस केस में भी हुकूमत ने जजेस का मौकफ जो अ, आईनी बेंच है उन्होंने हुकूमत के मौकफ को एक्सेप्ट कर लिया, और कहा कि जो ट्रांसफर है वो भी दुरुस्त करार दिया। उसमें डाइसेंटिंग जजमेंट थी, मगर जो अक्सरियत थी उन्होंने हुकूमत के मौकफ को एक्सेप्ट कर दिया और कहा कि ये ट्रांसफ़र जो था वो वैलिड है और कानून के मुताबिक है। तो एक
पूरे साल में अगर आप देखें जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह का अप्रोच अदालतों से आ रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, आईनी बेंच से हो, हाई कोर्ट से हो, वो हम सबके सामने है। और मुझे तो लगता है अब 27वीं तरमीम से उन्होंने ये कोशिश की है कि जो थोड़ी कुछ इंडिपेंडेंस रह गई थी अदालतों में, उसको भी पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। जहाँ तक आपने बात की इख्तियारात की तकसीम की, तो एक अदालत जो एग्जीक्यूटिव इतना इन्फ्लुएंस उस पर एक्सरसाइज कर रही है, क्या वो अदालत फिर एग्जीक्यूटिव एक्शंस को क्वेश्चन कर सकती है आज़ाद तरीके से? या क्या वो अदालत फिर एग्जीक्यूटिव की ही पोजीशन को डिफर करेगी अगर एग्जीक्यूटिव ने अपना कंट्रोल उन अदालतों के ऊपर इतना इंसर्ट कर दिया है आईनी तरमीम के जरिए? और मेरी नज़र में जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं हमारे, उन्होंने जिस तरीके से रबर स्टैम्प किया है इस आईनी तरमीम को, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि हर शहरी के लिए, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो आम शहरी हैं, उनके लिए आज़ाद अदालतें बहुत ज़रूरी हैं। और आज ये पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे मुल्क में, अगर हम हिस्ट्री भी देखें, उनकी बहुत एक शॉर्ट साइटेड व्यू होता है। वो हर चीज़ को अपनी सर्वाइवल से लिंक करते हैं कि आज उसको वो ये आईनी तरमीम पास कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सर्वाइवल इस तरमीम से लिंक्ड है और उनको अभी इस सिस्टम से बेनिफिट हो रहा है, इस निज़ाम से बेनिफिट हो रहा है। मगर पॉलिटिक्स साइड भी, अगर आप एक ऐसी अदालत क्रिएट कर दें जो आज़ाद नहीं है, उसकी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। और कोई भी हुकूमत जो है वो हमेशा तो पावर में नहीं होगी, एक दिन वो भी ऑपोजिशन में आएंगे। मगर जो पोजीशन सामने आती है वो ये है, और हिस्टोरिकली हमारे मुल्क में पोजीशन यही रही है कि पॉलिटिशियंस बहुत शॉर्ट साइटेड सोचते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमेशा इक़्तिदार में होंगे, तो वो इस तरह की कानून साजी, इस तरह की आइन साजी कर देते हैं। मगर इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होंगे जब आपने अपनी अदालतों को सब्जुगेट कर दिया है। आप ये देख लें कि 27वीं तरमीम के बाद दो सीनियर जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अख्तर मिनिल्ला, ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे निज़ाम में काम नहीं कर सकते, हम अपने ओथ अपहोल्ड नहीं कर सकते ऐसे निज़ाम में, और आप एक ऐसा निज़ाम ले आए हैं जिसमें हम अपनी ओथ ऑफ ऑफिस को फुलफिल नहीं कर सकते, और इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो जब इस तरह की तरमीम आ रही है, जब आज़ाद जजेस कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर सकते इस निज़ाम में, तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यस मैम, वेरी ट्रू। ऑल्सो मैम, एक क्वेश्चन है कि अगर एक आईनी तरमीम एक आपकी जुडिशियल स्ट्रक्चर को इस तरह अफेक्ट कर रही है, जबकि मेन ऑर्गन है स्टेट का, एक आईनी तरमीम पूरी तरह से, पहले हमने 26 अमेंडमेंट में भी देखा कि जुडिशियल स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर दिया 26 अमेंडमेंट ने, एंड अगेन 27th अमेंडमेंट ने भी इसको पूरी तरह से हिला के रख दिया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समहाउ इतने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाएगी? इज इट इन द लॉन्ग रन? अगर हम देखें तो इतनी पॉलिटिसाइज, बिकॉज एज यू सेड कि एक गवर्नमेंट भी बहुत देर तक नहीं रहती, एक टेन्योर कंप्लीट होना होता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इन द लॉन्ग रन इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? ये लॉन्ग लास्टिंग होगी और ये स्टेबिलिटी क्या क्रिएट किसी तरह कर सकती है इतने लाइक नो विद नो सेपरेशन ऑफ पावर, बैलेंस नहीं है जब ऑर्गन्स के अंदर, तब? मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब आपने एक पिलर को बिल्कुल ही सब्जुगेट कर दिया है, एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया है, तो उससे कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और एक सिस्टम जो है आपका, वो अनरावल ही करेगा जब आप इस तरह की आईनी तरमीम ले आएंगे। और आपने बात की चेक्स एंड बैलेंसेस की, बात की सेपरेशन ऑफ पावर्स की। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 243 के तहत भी अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसमें सिविल मिलिट्री जो बैलेंस है उसको भी अफेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप मैं बिल्कुल जो टेक्स्ट है अमेंडमेंट का, अगर हम वो देखें, तो इस अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया है कि जो कुछ ओहदे हैं, जैसे सदर पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, उनको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया है। और जब हम बात करते हैं किसी जमहूरियत की, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जब हम बात करते हैं कानून की बालादस्ती की, रूल ऑफ लॉ की, तो हम यही बात करते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। मगर इस आईनी तरमीम के ज़रिए जब आपने कुछ ओहदों को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है, तो इसेंशली आप ये कह रहे हैं कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो ओहदे हैं, वो किसी भी अदालत को जवाबदेह नहीं हैं। और अगर 27वीं तरमीम का टेक्स्ट पढ़ें, जो इम्यूनिटी दी गई है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी कुछ ऑफिसर्स को, वो एक बहुत एक्सपेंसिव इम्यूनिटी दी गई है। और कहा गया है कि नो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शैल बी इनिशिएटेड, नो वारंट ऑफ अरेस्ट शुड बी इशूड।
तो जिस तरह की इम्यूनिटी दी गई है, और अगर आप बाकी ममालिक देखें तो वहाँ पे जो इम्यूनिटी जाती है वो सिर्फ ऑफिशियल एक्ट्स के लिए दी जाती है, और उस दौरान के लिए दी जाती है जिस दौरान कोई शख्स किसी ऑफिस में हो। ताहयात इस्तिस्ना देना बिल्कुल जमहूरी प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि आपने लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है कि वो फॉर लाइफ किसी अदालत को जवाब दे नहीं होंगे, फॉर लाइफ कोई अदालत क्वेश्चन नहीं कर सकती। दूसरी जो चीज़ है वो है जो रिमूवल प्रोसेस। तो ये भी लिखा गया है इस आईनी तरमीम में कि जो फील्ड मार्शल हैं उनको उसी तरह हटाया जा सकता है जिस तरह सदर को हटाया जा सकता है। तो हमारे आइन के मुताबिक सदर को हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। और अगर हम अपना आइनी निज़ाम देखें तो उसके तहत वज़ीर आज़म को आम अक्सरियत से हटाया जा सकता है, मगर इस आइनी तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल को 2/3 अक्सरियत से हटाया जा सकता है। तो एक तरह से वो जो है सिविलियन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होंगे। और आखिर में ये चीज़ कि हुकूमत के मेंबर्स पहले कह रहे थे इस आइनी तरमीम से आने से पहले कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है ये सिर्फ एक एजाज़ है, ये सिर्फ एक ऑनर है। मगर अगर आप 27वीं तरमीम का टेक्स्ट पढ़ें उसके मुताबिक ये लिखा है कि जब कोई फील्ड मार्शल का टर्म ख़त्म हुए तो उसके बाद वफाकी हुकूमत उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय कर सकती है। तो उनको एडिशनल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं, और ये भी कहा गया है कि जो हुकूमत तय करे वो उनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं इवन उनके टर्म के बाद। और जो टेक्स्ट है 27th अमेंडमेंट का उसमें लिखा हुआ है कि फील्ड मार्शल शैल बी इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। तो जब हम बात करते हैं सिर्फ एक एजाज़ नहीं है, क्योंकि 27वीं तरमीम के तहत आपने वफाकी हुकूमत को ये भी इख्तियार दे दिया है कि वो पोस्ट टर्म भी फील्ड मार्शल के ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो तय कर सकती हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो सिविलियन सुप्रेमेसी की बात की गई है। तो ये कैसी सिविलियन सुप्रेमेसी है जब आपने एक ऐसा ओहदा क्रिएट कर दिया है जो हुकूमत को भी अकाउंटेबल नहीं यस है। मैम, थैंक यू। और मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि अगर हम इसके खिलाफ 27th अमेंडमेंट के खिलाफ कोई पिटिशन फाइल करते हैं, लाइक 26 अमेंडमेंट हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एन ईयर एंड कोई इसके खिलाफ रिजल्ट नहीं आया जुडिशरी की तरफ से, बिकॉज ऑलरेडी द अपॉइंटमेंट वर पॉलिटिसाइज्ड। तो इसके खिलाफ 27th अमेंडमेंट के बाद के खिलाफ जो पिटिशंस फाइल हो रही हैं, क्या उनसे कुछ असर हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन के हम कुछ कर सकते हैं फॉर द जो सिस्टम जितना पॉलिटिसाइज हो चुका है ऑलरेडी? तो 26वीं आईनी तरमीम का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैंने भी एक पिटिशन फाइल की थी, मैं भी एक पिटिशनर हूं। और हमने तमाम सूबों से हम ख़वातीन वकला हम इकट्ठे हुए थे। बलूचिस्तान से भी पिटिशनर थे, सिंध से भी, पेशावर से भी। और हमने एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और हमारी यही दरख्वास्त थी अदालत से कि 26वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जाए। प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे जैसे मैंने शुरू कहा में कहा, और दूसरा सब्सटैंटिव ग्राउंड्स में कि जो आइन का बुनियादी ढांचा है, जो सेलिएंट फीचर्स है, ये तरमीम उसके खिलाफ है। और वो जो हमारी पिटिशन थी उसको 1 साल बाद सुना गया, और उसमें भी कोई हतमी फैसला नहीं आया। और मेरी नज़र में ये एक इतना अहम केस था, ये एक मोमेंट था अदालत के लिए कि वो इन केसेस को सुने, वो देखे कि क्या ये तरमीम अदालत की आज़ादी के ख़िलाफ़ है या नहीं है। और उस केस में भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट अप्रोच अदालत के तरफ से सामने आया कि पहले पिटिशंस उनको लिस्ट नहीं किया, फिर जब पिटिशंस को लिस्ट किया उनको 1 साल बाद लिस्ट किया, और जब उनकी सुनवाई होनी थी उससे पहले 27वीं तरमीम को पास कर दिया गया। तो जिस तरह का पूरा अप्रोच था इस पिटिशन के हवाले से, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट अप्रोच था, क्योंकि 1 साल तक अदालत ने कुछ नहीं किया और फिर 27वीं तरमीम आ गई। अब जैसे आपने कहा 27वीं तरमीम के खिलाफ भी पिटिशंस फाइल हुई हैं, और वो अब सुनी जाएंगी। और जो हमारा हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी केस में 21वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था। और उस केस में जो जजेस की अक्सरियत थी उन्होंने ये फैसला सुनाया कि आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है अगर वो किसी बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो, अगर वो जमहूरियत के खिलाफ हो, अदालत की आज़ादी के खिलाफ हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, तो उन
उन बुनियाद पे अदालतें आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। अब इस 27वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने उस आर्टिकल को भी अमेंड कर दिया है जिसमें लिखा गया है कि कोई कोर्ट जो है वो किसी आईनी तरमीम को क्वेश्चन नहीं करेगी, और ये भी लिख दिया है कि किसी भी अदालती फैसला, चाहे जो मर्जी अदालतें कहें या जो मर्जी अदालतों ने माजी में कहा है, आईनी तरमीम को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी अदालत में। और ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 239 जिसमें लिखा है कि अदालतें आईनी तरमीम को क्वेश्चन नहीं करेंगी, ये ज़ियाउल हक के दौर में डाला गया था पहली दफ़ा। और ज़ियाउल हक ने आइन में तरमीम की और वो काफ़ी अमेंडमेंट्स जो थी वो लाई गई ज़ियाउल हक के दौर में। तो उन्होंने ये शिक डाली कि कोई आईनी तरमीम अदालत में क्वेश्चन नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त ज़ियाउल हक ने अपनी अमेंडमेंट्स जो थी उनको प्रोटेक्ट करना था। मगर इस क्लॉज के बावजूद अदालतों ने जो फैसले दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ये इख्तियार है, हमारे पास ये राइट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जुडिशली रिव्यू करें और उन्हें एग्जामिन करें। तो ये प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है। और बाज़ औक़ात जो हुकूमत के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम इदारा है और पार्लियामान जो मर्ज़ी कर सकता है, अदालतें उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये एक गलत इम्प्रेशन दिया जा रहा है। हमारे मुल्क में, हमारे निज़ाम में आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, जिस मुल्क में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे पाकिस्तान में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उधर आइन सुप्रीम है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन केस में अगर आप अक्सरियत जो फैसला है वो पढ़ें, उन्होंने कहा है कि अगर कल को पाकिस्तान में फौजी आमरीत लगा दी जाए, जमहूरियत को ख़त्म कर दिया जाए, बुनियादी इंसानी हकूक़ को भी ख़त्म कर दिया जाए और अदालत की आज़ादी को भी ख़त्म कर दिया जाए आईनी तरमीम के ज़रिए, तो क्या अदालतें कुछ नहीं कर सकती अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जाएं? क्या को अगर कल पार्लियामेंट आए और वो कहें कि हम तो इलेक्शंस ही नहीं कराएंगे और ये जो पार्लियामेंट है ये ताहयात यही पार्लियामेंट रहेगी, अगले 50 साल के लिए कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या अदालतें उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती? तो इस बुनियाद पे उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे आइन के कि अगर उन्हें छेड़ा जाए, अगर उनकी कोई खिलाफ वर्जी हो, तो फिर अदालतों पे ये ड्यूटी है कि वो इंटरफेयर करें और वो उसको स्ट्राइक डाउन करें। अब जहाँ तक 27वीं आईनी तरमीम की बात है, जो चैलेंजेस हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे, मगर अब एक वफाकी आईनी अदालत कायम कर दी है। तो मेरी नज़र में अगर एक आज़ाद फैसला चाहिए, अगर एक इंडिपेंडेंट फैसला चाहिए, तो वफाकी आईनी अदालत ये चैलेंजेस नहीं सुन सकती, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड जजेस हैं। एग्जीक्यूटिव ने इस तरमीम को सपोर्ट किया है। और अगर हमें एक फेयर फैसला चाहिए, एक इम्पार्शल फैसला चाहिए, तो वही अदालत सुन सकती है जो पहले से वजूद में थी, और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये देखना होगा कि क्या पोजीशन सामने आती है इन चैलेंजेस के खिलाफ। अदालत के पास इख्तियार तो है। 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे, जैसे मैंने कहा, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, और मेरी नज़र में वो काफ़ी अफसोसनाक था कि अदालत में पटिशन थी और उन्होंने नहीं कोई एक्शन लिया, 1 साल तक सुनी भी नहीं। और अब जब 27वीं तरमीम आ गई, अब देखते हैं इस बार क्या अदालत का अप्रोच होता है। हमेशा होप तो करनी चाहिए, एक सिस्टम में हम हैं, एक मुल्क में रह रहे हैं, होप तो करनी चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट हियरिंग मिले, एक इम्पार्शल फोरम के सामने हियरिंग मिले, जहाँ पे इस केस को सुना जाए कि जो हम बातें कर रहे हैं जुडिशल इंडिपेंडेंस की, डेमोक्रेसी की, सिविलियन सुप्रेमेसी की, एक अदालत में की जाए, ताकि अदालत डिटरमिन करे कि क्या खिलाफ वर्जी हुई है, और अगर हुई है तो फिर इसको स्ट्राइक डाउन करें। यस मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इट इज बेसिकली द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान ऑफ एवरी स्टेट, राइट? सो एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स की जाए, लाइक 26 अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट, एंड उसके अंदर कोई सब्सटेंशियल चेंजेस आए स्ट्रक्चर के, स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर, लाइक जुडिशल स्ट्रक्चर को पहले अफेक्ट किया 26 अमेंडमेंट ने और फिर 27th अमेंडमेंट ने, डज दिस क्रिएट अ डेड एंड? बिकॉज इतना एग्जेक्टिव को ओवर पावर करना और जुडिशरी को बिल्कुल उसकी जो डिपेंडेंसी है वो पार्लियामेंट पे कर देना, अपॉइंटमेंट्स को रोक देना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, और पॉलिटिसाइज कर देना गवर्नमेंट को जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, जो उनको पॉलिटिसाइज कर देना बेसिकली जुडिशरी को। तो डज दिस क्रिएट अ डेड एंड इन द स्टेट के अब पिटीशन फाइल करने के बाद भी जो जजेस हैं, दे आर ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो ऑब्वियसली जो पिटीशंस के रिजल्ट आएंगे वो दे ऑलवेज रिजल्ट इन द गवर्नमेंट फेवर।
मेरा जो इसमें ज़ाती व्यू है वो ये है कि कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए, कि चाहे आपको बेशक लगे कि इस निज़ाम में या इस निज़ाम के अंदर फाइट करना इसकी कोई पॉइंट नहीं है। और कुछ हद तक आप सही कह रही हैं कि जब हुकूमत ने अपना इतना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर दिया है अदालतों के ऊपर, जब उन्होंने अपने मनपसंद जजेस लगाए हुए हैं, जो आज़ाद जजेस हैं उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उस सिस्टम में फाइट करना, उसका ज़्यादा आउटकम आपको नहीं नज़र आता। मगर उसके बावजूद मेरी अपनी राय है कि इसके खिलाफ रेजिस्टेंस ज़रूरी है, और सिस्टम में भी ज़रूरी है कि पिटिशंस के ज़रिए अगर रेजिस्टेंस करनी है तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। क्या उसका रिजल्ट क्या होता है, वो एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मगर अगर आपकी पोजीशन जो है वो आपकी नज़र में कानून के मुताबिक है, और इस केस में तो मेरी नज़र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस हैं 27th अमेंडमेंट के खिलाफ, तो जब इस तरह की तरमीम आए तो पिटिशन ज़रूर फाइल करनी चाहिए, रेजिस्टेंस ज़रूर करनी चाहिए कि ये तरमीम जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स एंड स्टेट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इस कदर तब्दील कर दिया है जो अब हम रिकग्नाइजेबल ही नहीं है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के बेसिस पे हम गवर्न हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की गई है, तो ज़रूर उसको चैलेंज करना चाहिए। मैं देख रही थी अभी एक क्वेश्चन भी आया है कि वो कहाँ सुना जाएगा अगर चैलेंज किया जाए। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो वफाकी आईनी अदालत है वो तो इसलिए वजूद में आई है 27वीं तरमीम के बाद। तो वो अदालत कैसे चैलेंजेस सुन सकती है 27वीं तरमीम के खिलाफ? तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एक आज़ाद इम्पार्शल रिजल्ट चाहिए, एक इम्पार्शल हियरिंग चाहिए, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है उन जजेस के सामने जो जिनको एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट नहीं किया गया, जो पहले से ही जजेस थे, जो 27वीं तरमीम का जो पहले प्रोसीजर था उसके तहत जजेस हैं। 27वीं तरमीम में तो आपने इतना आप तो अपनी जुडिशल कमीशन के जरिए भी अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे। जो पहले बैच ऑफ जजेस हैं वफाकी आईनी अदालत के, उसमें तो 27वीं तरमीम में ये लिखा है कि शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो उसमें तो आपने ऑर्डिनरी प्रोसेस को भी सर्कमवेंट करने के लिए जो पहले सेट ऑफ जजेस हैं वो तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड जजेस हैं, उनको एग्जीक्यूटिव ने मंजूरी दी है। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक पिटिशन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी फाइल की है, जो सिटिंग जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, उन्होंने फाइल की है 27वीं तरमीम के खिलाफ। और अगर आप उनकी पिटिशन पढ़ें, उन्होंने तो कहा कि जब ये फैसला हुआ कि वफाकी आईनी अदालत कायम होगी, फिर 27वीं तरमीम को पास किया गया, तो जैसे ही 27वीं तरमीम को पास किया गया फौरन खबरों में आना शुरू हो गया कि इन जजेस को वफाकी आईनी अदालत पे बिठाया जाएगा, और उन जजेस के नाम सर्कुलेशन में आ गए कि इन जजेस को हम लगाएंगे। हुकूमत की तरफ से भी ये मौकफ आना शुरू हो गया जिन जजेस को। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये मौकफ अपनाया है कि ये तो पूरा आपने पहले से तयशुदा था कि आप ये सिस्टम ला रहे हैं, ये भी तयशुदा था कि आपने किन जजेस को इस निज़ाम में बिठाना है। दूसरा, ये एक बहुत अहम मेरी नज़र में चीज़ है कि क्या क्राइटेरिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जजेस को लगाने का। जो जजेस वहाँ पे लगाए गए हैं उनको किस बेसिस पे लगाया गया है? उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज को कंसिडर किया गया है, उनकी जजमेंट्स को कंसिडर किया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी अगर बात करें, जो हेड हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को हेड बनाया हुआ है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, अगर आप उनके जूरिस्प्रूडेंस को कंपेयर करें बाकी जजेस जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे जस्टिस आयशा मलिक जो है सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस है, उनकी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आईनी तरमीम में ये नहीं लिखा कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कोई क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा। आज अगर हम ये डिस्कशन करें, आप और मैं करें, हमें नहीं पता कि किस बेसिस पे वफाकी आईनी अदालत के जजेस को लगाया गया है, और इतनी सीक्रेसी, इतनी ओपेसिटी कि हमें पता ही नहीं है कि क्या क्राइटेरिया है। पिछले साल जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक आईनी बेंच को कायम किया गया, उस वक्त भी यही सवाल उठाया गया कि आपने किस
बेसिस पे जजेस को आईनी बेंच पे लगाया है? कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे वो क्राइटेरिया सीनियरिटी की बेसिस पे आप तय करें कि जो जजेस सीनियर हैं उनको हम बिठा रहे हैं, या तो सीनियरिटी भी क्राइटेरिया नहीं था, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज क्राइटेरिया था, ना कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स, एक जज ने कितने फैसले दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पे, उस पे भी क्राइटेरिया नहीं है कोई भी। तो आप तो एक ऐसा निज़ाम ले आए हैं जहाँ पे कोई क्राइटेरियाज नहीं है, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे, वो बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के, बगैर किसी क्राइटेरिया के। और इस तरह कोई आज़ाद सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि जो सबके सामने आ जाती हैं चीज़ें, और सबके सामने अब है आप और मैं यही सवाल कर रहे हैं आज कि किस बेसिस पे इन जजेस को लगाया गया है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जब आप इतनी ओपनली एक सिस्टम ले आए जो इतने ब्लेटेंटली अनलॉफुल है, इतनी ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि कोई भी जब इस तरमीम को पढ़ेगा, जब इस तरमीम के टेक्स्ट को पढ़ेगा, वो ये नहीं कह सकता कि इस तरमीम के बाद जो सुपीरियर जुडिशरी है वो पाकिस्तान में आज़ाद है, क्योंकि हुकूमत ने अपना इतना काबू कर लिया है और कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बस यही क्राइटेरिया है कि जो हुकूमत को के मनपसंद जजेस हों उनको वो लगा दे। Yes, ma'am. So, proceeding to some questions of the participants in this session. Uh, if anybody has questions, please write it down in the group chat. So, there's a question regarding Atika ka question hai, ma'am, कि if youth in Pakistan will do the same done in Nepal, even then something can't happen. Do you think that is it possible नेपाल में जो हुआ है उसका कोई असर हो सकता है in पाकिस्तान? देखिए, बैन अल-अक़वामी तो हम हमेशा देखते हैं कि बाकी जुरिस्डिक्शंस में, बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है। मेरी नज़र में तो इस तरह के भी इनिशिएटिव्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अवेयरनेस, कि हमें एज सिटीजन्स, एज लॉ स्टूडेंट्स, एज लॉयर्स अपने आप को इन्फॉर्म करना हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हमें पता हो कि इस आईनी तरमीम के जरिए जरिए हो क्या रहा है, किस तरह ये इन्फ्रिंज कर रही है हमारी राइट्स को। विच इज़ वाई आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द टीम एट अवामिस्तान कि उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि कम से कम एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। और उसके उसके बाद फिर बाकी स्टेप्स आते हैं, अवेयरनेस आती है एक सोसाइटी में कि क्या इकदाम लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, क्या सिस्टम लाया जा रहा है, किस कदर ये सिस्टम एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है। ये एक रियलिटी है जिसको हमें कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है, कि पाकिस्तान में वो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और 27वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने काफ़ी हद तक वो अपने जो अथॉरिटेरियनिज्म है उसको इंट्रेंच कर दिया है सिस्टम के अंदर। तो अपने आप को अवेयरनेस इसके खिलाफ बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसे अगर सिस्टम के अंदर रह के फिर पिटिशंस फाइल करना, और बाकी एहतजाज करना, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी अपना रजिस्टर करना। Yes, ma'am. Ma'am, there's another question of Afshin Arshad. She said there are two segments in our society: elite class who are indifferent and lower class who are worried about bread and butter only. So, how can we tell them that this amendment affects them, and how can we start this resistance as a citizen, as a general citizen? हम किस तरह कर लेते हैं? And उनको बताना भी is sometimes irrelevant because they are only concerned about the food they eat, और उनको एक दिन की रोजी रोटी काफी होती है. So people are not that concerned about what happening in the state. जैसे 26th amendment की भी काफी resistance आई थी, but there is no result of that. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि जब भी मैं किसी हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हमेशा ये आवाज़ आती है या आवाज़ उठाई जाती है कि हमें क्यों फिक्र करनी चाहिए, अदालतों ने हमारे लिए कभी क्या किया है कि हम आज़ाद अदालतों के लिए आवाज़ उठाएं, अदालतों ने हमें तो कभी इंसाफ ही नहीं दिया, तो इसलिए हमें तो ये अफेक्ट ही नहीं करती। मगर मेरी नज़र में आम सिटीजन्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम सबको इफ़ेक्ट करते हैं, और जिनकी रिजल्ट से हम सब की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करेगी। और मेरी नज़र में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेमोक्रेसी, और कि हम जाके वोट दें, जिस शख्स को हम वोट दें वही मुंतखब हो, वही हमारे लिए फ़ैसले दे, वही हमें रिप्रेजेंट करे, और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हमारे लिए फ़ैसले दें। जैसे मैं
मैंने बात की इस अमेंडमेंट के तहत, तो आपने डेमोक्रेसी को भी अंडरमाइन किया है कि जो जमहूरी प्रिंसिपल्स हैं, कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी भी आपने कम कर दी है। आपने ऐसे ओहदे क्रिएट कर दिए हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल नहीं है, और सिविलियन गवर्नमेंट की भी आपने अथॉरिटी काफ़ी कम कर दी है। तो ये कहना कि सिर्फ अदालतों को 27वीं तरमीम अफेक्ट कर रही है, ये कहना गलत है, क्योंकि जो बेसिक जमहूरी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी ये अफेक्ट करी है। जैसे मैंने बात की ताहयात इस्तिस्ना भी देना, वो भी जमहूरियत में एक कंसिस्टेंट नहीं है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो जहाँ तक 27th अमेंडमेंट की बात है, ये सिर्फ जुडिशरी तक महदूद नहीं है। और जुडिशरी के भी हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे, कल को आपके साथ कोई गलत काम हो, कल आपके खिलाफ कोई आपकी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो, तो आप कहाँ जाएंगे? आप अदालत जाएंगे। और आपको ये चाहेंगे कि जिस अदालत में आप जाएं वो अदालत आज़ाद हो। तो कभी भी किसी के साथ अगर कुछ हो, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, चाहे वो कोई सिविल मामलात हो, क्रिमिनल मामलात हो, किसी के साथ भी हो, वो चाहेंगे कि वो ऐसे निज़ाम में जाएं जहाँ पे आज़ाद हो। और जैसे मैंने कहा, अब 26वीं तरमीम के बाद और 27वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल जो थोड़ी बहुत आज़ादी थी उसको भी आपने ख़त्म कर दिया है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के ऊपर। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो पाकिस्तान की क्रिएशन के भी टाइम पे हमें बताए जाते थे, कि ये एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन वाज अ डेमोक्रेटिक ड्रीम। तो जो हमारे मुल्क की क्रिएशन थी, इट हैड अ डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। तो उनके भी ये तरमीम खिलाफ जा रही है। Yes, ma'am. Ma'am, there's another question of Laiba Nawaz. That 27th Amendment is considered as the last nail of Pakistan's democracy. What are the long-term impacts of 27th Amendment, and is there any possibility that it can be struck down? सो एज आई सेड कि काफ़ी पिटिशन जो हैं वो ऑलरेडी फाइल हो गई हैं 27th अमेंडमेंट के खिलाफ। आई थिंक अभी तक 3 पिटिशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तो फाइल हो गई हैं 27वीं तरमीम के साथ के खिलाफ। अगर ये पिटिशन जो है वो वफाकी आईनी अदालत में जाए तो मेरे होप्स थोड़े कम हैं, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत में अगर हुकूमत ने अपने पसंद के अगर जजेस बिठाए हुए हैं, उनसे एक गैर जानिबदार आज़ाद फैसला लेना वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत के अपने मनपसंद जजेस हैं। मगर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, क्योंकि कुछ जो पिटिशनर्स हैं उनका मौकफ ये है कि जब हमने वफाकी आईनी अदालत को ही चैलेंज किया हुआ है, उसकी जुरिस्डिक्शन को ही चैलेंज किया हुआ है, उसकी क्रिएशन को ही चैलेंज किया हुआ है, वो इस केस को नहीं सुन सकती। तो अगर ये किसी इंडिपेंडेंट फोरम जो कि सुप्रीम कोर्ट है जिसमें इनको फाइल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुने, तो फिर मेरे थोड़ी होप है कि अगर एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल हियरिंग हो तो फिर इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी कानून को पढ़ें या आप किसी आईनी तरमीम को पढ़ें और आपको ये लगे कि ये इतना ब्लेटेंटली अनलॉफुल है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप 27वीं तरमीम का टेक्स्ट पढ़ें, मुझे तो हैरत होती है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इसको अप्रूव भी किया है, इसको पास भी किया है, क्योंकि ये इतनी ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि ये तो कभी इस तरह की तरमीम को पास ही नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, आप 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे आपको याद होगा, उस वक्त तो कुछ पार्लियामेंटेरियंस, कुछ सेनेटर्स ये कह रहे थे कि हमारे पास तो ड्राफ्ट भी नहीं है, कि हमें खुद अभी ड्राफ्ट नहीं दिया गया अमेंडमेंट का, और हमें अभी खुद नहीं पता कि हमें क्या पास करने जा रहे हैं। तो जिस तरह कानून साजी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस तरह हमारे मुल्क में आइन साजी होती है। तो जो तो पूरा प्रोसीजर है उससे भी वाज़ेह होता है कि ये कोई जेन्युइन रिफॉर्म का अटेम्प्ट नहीं था, ये कोई गुड फेथ रिफॉर्म नहीं थी। अगर गुड फेथ रिफॉर्म होती, तो अगर आप जुडिशल स्ट्रक्चर इतना तब्दील कर रहे थे, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह की अगर आप रेजिग्नेशन लेटर पढ़ें, उसमें उन्होंने कहा है कि आप अदालत से भी कंसल्टेशन करते, आप अदालत से प्रपोजल्स लेते, कि अगर आप अदालती स्ट्रक्चर बदल रहे हैं तो फिर जो प्रोप्राइटी है वो डिमांड करती है कि आप अदालत के जो जजेस हैं, सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, आप उनसे कंसल्टेशन करने। आपने ना अदालत से कंसल्टेशन की, आपने ना पब्लिक से, हमें तो बस कहा जा रहा है कि वोट डालें। तो मेरी नजर में तो इस बुनियाद पे ही स्ट्राइक डाउन करना चाहिए कि जिस प्रोसीजर से इनको पास किया गया है उससे जमहूरियत
की, और पार्लियामेंट का भी आपने मजाक ही बनाया है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो इदारा है वहाँ पे डिबेट होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए। यहाँ तो डिबेट भी नहीं होती आईनी तरमीम पे। और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही दोनों हाउसेस से पास करा के उसको मंजूर कर दिया। तो एक आज़ाद फोरम तो इसको इसी बुनियाद पे स्ट्राइक डाउन कर दे कि जिस प्रोसीजर से इसको पास किया गया है, जिस तरीके से इसको पास किया गया है, वही आइन के खिलाफ है। Yes, ma'am. Ma'am, there's another question. Uh, how can law students contribute to raise awareness about the dangers of 27th Amendment? Because this is, at the end of the day, our responsibility. हम जिनको awareness है, unless the normal citizens जिनके पास और मसले हैं, like जैसे ऊपर question हुआ कि उनका basic मकसद ये होता है कि वो 2 वक्त की रोटी खा लें. But as law students who have awareness about this, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? आई थिंक एज लॉ स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनाइज करें, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनसे बात करें, और दूसरा ऑपेड्स लिखें, राइट अबाउट द अमेंडमेंट, कि किस तरह आपको लगता है कि ये अफेक्ट करती है, आइन के खिलाफ है। राइट अबाउट द अमेंडमेंट, स्पीक अबाउट द अमेंडमेंट इन वट एवर कैपेसिटी दैट यू कैन। जो आपके लॉ स्कूल्स हैं, मुझे नहीं पता किस हद तक आपको द फ्रीडम है, एकेडमिक फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज फंक्शंस, बट अगर है, मुझे पता है कुछ लॉ स्कूल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फंक्शंस वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द 27th अमेंडमेंट। और मेरी नज़र में जब इस तरह की अमेंडमेंट आती भी है, तो जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो हमेशा कलेक्टिव होनी चाहिए। तो सब को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हों, सिविल सोसाइटी हो, सबको एक फोरम पे इकट्ठे होके इस तरमीम के बारे में बात भी करनी चाहिए, और ये भी बात करनी चाहिए कि इस तरह की जो तरमीम है उसको रिस्ट किस तरह किया जा सकता है। और सिर्फ अकेले तो नहीं हो सकता, एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए तमाम जो सोसाइटी में लोग हैं। आप लॉयर्स मूवमेंट की बात करें, जो 2007 में आई थी लॉयर्स मूवमेंट, उस टाइम पे सिर्फ वकील खड़े नहीं हुए थे लॉयर्स मूवमेंट में मुशर्रफ के खिलाफ। उस वक्त अगर आप देखें लॉयर्स मूवमेंट के बारे में पढ़ें, तो उस वक्त जर्नलिस्ट्स थे, एकेडमिक्स, टीचर्स, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग लॉयर्स मूवमेंट में शामिल हुए थे, जब और उन्होंने कहा कि एक आज़ाद अदलिया हम सबको अफेक्ट करती है। तो लॉयर्स मूवमेंट की भी जो सक्सेस है वो सिर्फ लॉयर्स को क्रेडिट नहीं जाता, मगर तमाम जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स थे, तमाम जो सिविल सोसाइटी एक्टर्स थे, वो भी शामिल हुए थे। वैफ विमेंस एक्शन फोरम, अगर आप लोगों ने सुना हो, एक जो बॉडी है जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी बात करते हैं, उन्होंने भी इसमें शमूलियत ली, और उन्होंने भी उनको भी अरेस्ट किया गया। कुछ वैफ की मेंबर्स थी मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है कि किस तरह उस वक्त उन्होंने सिविल सोसाइटी रेजिस्टेंस की थी। तो मेरी नज़र में तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको इकट्ठा होना होगा, बात करनी होगी, और एक वे फॉरवर्ड जो है उसको चार्ट करना होगा। और ये अकेले तो नहीं हो सकता, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में उनको इकट्ठा होना होगा। Yes, ma'am. Ma'am, also there is an aspect of democratic society, democratic country basically, कि एक पाकिस्तान के ऊपर टैग है डेमोक्रेटिक कंट्री का, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये किस तरह से एक सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर, क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम सिर्फ एक टैग रह गया पाकिस्तान के ऊपर regard following the amendments and all the reforms जो कि 26 और 27th अमेंडमेंट में हुए हैं? आई थिंक, क्या ये टैग रह गया है या नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया है। पहले तो प्रोसीजर के तहत आपने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया है, क्योंकि इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अभी नहीं है किसी डेमोक्रेसी में, किसी सिविलाइज मुल्क में इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं पास होते जिस तरह हमने देखा है कि पाकिस्तान में हुए हैं पिछले साल और इस साल भी। और दूसरा जो मैंने बात की कि ये जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी की प्रोविजंस हैं, ये जो प्रोविजंस हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के बगैर हटाया नहीं जा सकता, कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो आम अक्सरियत से गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। आप ऐसे ओहदे क्रिएट करें जो गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर वो तो ऑब्वियसली उसका डेमोक्रेसी पे, सिविलियन सुप्रेमेसी पे अफेक्ट आता है। और जैसे मैं पहले कह रही थी, इस हुकूमत को बतौर हुकूमत ये भी नहीं समझ आ रही इस वक्त कि उन्होंने अपना इख्तियार कितना कम किया है, और
अपने इख्तियार को कितना अफेक्ट किया है। तो बिल्कुल डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया गया है, रूल ऑफ लॉ को अफेक्ट किया गया है, अकाउंटेबिलिटी को भी अफेक्ट किया गया है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हर शख्स वो अपने एक्ट्स के लिए अकाउंटेबल हैं, वो अदालत को जवाब दे हैं, चाहे जो मर्जी हो वो अदालत में जवाब दे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ स्पेसिफिक एक्ट्स के लिए, ऑफिशियल एक्ट्स के लिए कुछ दौरान के लिए बाकी ममालिक में इम्यूनिटी दी जाती है। तो जिस तरीके से जो प्रोविजंस हैं, उन्होंने आपकी डेमोक्रेसी को, सिविलियन सुप्रेमेसी को काफ़ी हद तक अंडरमाइन किया है। और इसको ज़रूर रोल बैक करना होगा, मेरी नज़र में इस अमेंडमेंट को रोल बैक करना होगा। अगर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे ये कहना चाहती है कि हम एक जमहूरियत हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इस अमेंडमेंट की रोल बैक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इस तरह की अमेंडमेंट्स बुक पे है, इस तरह की अमेंडमेंट स्टैचूट बुक पे है, फिर ये कहना कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, तो आप अपने मौक़िफ़ को ही अंडरमाइन कर रहे हैं। एंड अगेन, जो हमारे आइन का जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, जो प्रियम्बल है आइन में, उधर भी जमहूरियत की बात हुई है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल की बात हुई है। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं बैनुल अक़वामी, तो बहुत आज जहाँ पे भी पोजीशन ले रहे हैं हुकूमत कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो फिर इस अमेंडमेंट की रोल बैक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे क्वेश्चन में भी कहा गया है कि फिर ये पोजीशन कंसिस्टेंट नहीं है कि आप इस तरह की अमेंडमेंट्स भी ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक जमहूरियत है जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ है और फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फिर वो दो पोजीशंस आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। Thank you so much, ma'am. With this, we end this session of questions. And thank you so much for joining us. I hope everybody learned a lot from this. And we will end up doing something against the 27th Amendment, at least. So thank you so much, ma'am, for joining. Thank you all. Thank you so much.